हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों वेलकम टू वंस अगेन माय चैनल। बच्चों आज हम बात करेंगे कि एनडीए से रिलेटेड। एनडीए का नोटिफिकेशन निकल चुका, लगभग उसकी लास्ट डेट आने वाली है। तो जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया यानी फॉर्म नहीं फिल किया वो बहुत जल्दी फिल कर दें उसको, क्योंकि आप लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट इंक्रीज भी नहीं करती। जो भी इसकी डेट है वो वही बनी रहती है। तो 9 तारीख इसकी डेट है, तो आप उससे पहले पहले आप क्या करें कि इसका रजिस्ट्रेशन करा दें। और बच्चों जो एनडीए का पेपर होगा उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स की मैं पहले बात करूंगा, जो टॉपिक्स आप आसानी से कर सकते हैं और एनडीए को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैथ्स वो साइंस है, साइंस में हमारा केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी या फिर और जो जनरल स्टडी वाले सब्जेक्ट्स हैं वो आपने देखने हैं। मैं आपको लिए क्या हेल्प कर सकता हूँ कि मैथ्स की हेल्प कर सकता हूँ। तो मैथ्स जो है उसमें ये मैंने एक लिख रखा है यहाँ पर कि कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन। मेरा काम क्या होगा कि मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा प्लस ट्रिक बताऊंगा, और अब से पहले जो क्वेश्चंस आए उस चैप्टर से रिलेटेड उन क्वेश्चंस को बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है मैंने क्या कि कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द स्ट्रेट लाइन कंसेप्ट फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन पार्ट फर्स्ट। बच्चों जब भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ से पहुँचते हैं कि एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। मान लो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हमने ये बना लिया, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं इसको। हम सभी बहुत अच्छे से अवेयर हैं क्योंकि बहुत समय से पढ़ाया जाता है इसको। बाई डैश ऑरिजिन हो गया, वो मान लिया, कोऑर्डिनेट 0 0 मान लेंगे हम इसके। इन सभी चीज़ों से आप क्या है कि बहुत अच्छी से फैमिलियर है। लेकिन whenever we start the chapter we first focus the basic concept of any topic। किसी भी कंसेप्ट का जो बेसिक्स है वो आप 0 से शुरुआत करेंगे तभी आप हीरो तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो हमें मालूम है कि ये कार्टेशियन सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं इस बात से आप फैमिलियर होंगे कि 4 रेक्टेंगल्स हो सकते हैं ये। ठीक है, इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये भी मालूम है कि पहले वाले में प्लस प्लस वैल्यू आती है, दूसरे वाले में माइनस प्लस वैल्यू आती है, तीसरे वाले में माइनस माइनस वैल्यू आती है और फोर्थ वाले में माइनस प्लस वैल्यू आती है। यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। इसमें आप देखो क्या होता है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, ये आएगा। इसमें x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। इसमें x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0। इसमें x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0। ठीक है, कोई पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पर अगर कोई इंटरसेक्ट लाइन करती है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, बाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट करती है तो क्या कोऑर्डिनेट होता है। तो इन सब बातों से हम क्या है कि फैमिलियर है। फिर भी एक्स एक्सिस पर अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा, और बाई एक्सिस पर अगर इंटरसेक्ट करेगी तो उसका एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या है कि क्लास 10th से शुरुआत करते हैं। ये था कहाँ ना, इसको क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, इसको वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, इसको अब्सीसा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। दोनों मिलकर के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। ये एक कोऑर्डिनेट हो गया, इसमें कोऑर्डिनेट अगर लिखोगे तो -x और y हो जाएगा, इसमें -x -y होगा, इसमें प्लस का x और माइनस का y होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं बच्चों किस बात की कि क्लास 10th में जहाँ से कि कोऑर्डिनेट सिस्टम शुरू होता है वहाँ से। तो बेसिकली क्या है कि दैट चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, वन इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम और अनदर इज द स्ट्रेट लाइन। अब आप सोचेंगे कि स्ट्रेट लाइन, इसमें भी तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
यानी एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है कि दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन हो गया। अब स्ट्रेट लाइन में जो टॉपिक है वो बेसिकली कहाँ से शुरुआत होती है, क्लास 11 से शुरुआत होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चैप्टर हमारा क्या है कि दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि क्लास 10th तक मान सकते हैं, कुछ एक्सिस में कंसेप्ट होंगे जो कि क्लास 10th में नहीं अवेलेबल थे, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। वीडियो को आपने पूरा देखना है, जब पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा, अदरवाइज आपको लगने लगेगा कि ये तो मुझे आता है, ये मुझे आता है, लेकिन उसमें ही ऐसा कुछ होगा जो कि एनडीए में पूछा जाएगा और आप उससे फैमिलियर नहीं होंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखते हैं। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव स्टार्ट द बेसिक कंसेप्ट्स। तो इसको रब कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, डिस्टेंस फार्मूला से। यानी पहला जो कंसेप्ट होगा वो क्या है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला मालूम है कि डिस्टेंस फार्मूला क्लास 10th में था कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। मान लो कि ए बी ये है, इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 और y2। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम ऐसा भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं और y1 माइनस y2 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऐसा भी आप लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ऐसा भी बच्चों लिखा जा सकता है। तो ये डिस्टेंस है। ओके बच्चों, एक बात और भी ध्यान रखनी है कि हमारी जैसे बुक में लिखा होता है इक्वी डिस्टेंस एंड द मिड पॉइंट, इक्वी डिस्टेंस इज नेवर द मिड पॉइंट। इक्वी डिस्टेंस और मिड पॉइंट में क्या है कि डिफरेंस है। जो इक्वी डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस है और जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। तो आप कहें कि इक्वी डिस्टेंस इज आल्सो द मिड पॉइंट। सपोज एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, सो पी विल बी द मिड पॉइंट, यानी ये पॉइंट मिड पॉइंट हो सकता है, इस स्ट्रेट लाइन पर हो सकता है। तो अगर मान लो वो पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक इक्वी डिस्टेंस हो सकता है अगर ये लेंथ इसके इक्वल है, बट दैट इज नॉट द मिड पॉइंट। सो ओके, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द किस में भी ये बेसिक डिफरेंस है कि मिड पॉइंट क्या होता है और इक्वी डिस्टेंस क्या होता है। फिर हमने लिखा कि डिस्टेंस फार्मूला व्हेनेवर लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सपोज करो कि कार्टेशियन प्लेन इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, एक पॉइंट P, ये इसका कोऑर्डिनेट XY ले लिया, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस यानी ओरिजिन से जब वो पास हो रहा है तब डिस्टेंस क्या होगी, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यानी OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, क्योंकि x1 y1 x2 y2 इनको अगर सपोज कर लेंगे तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको हमेशा पता है क्या होता है, 0 0। ओरिजिन होता क्या है, the point of intersection of the point of the intersection of the two axes, जो दो एक्सिस है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अब मैटर ये है कि वेयर द डिस्टेंस फार्मूला इज यूज्ड। डिस्टेंस फार्मूला आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जितने भी तरीके के बच्चों क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो सारे इससे प्रूव किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब हम पहले तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मुझे प्रूव किया जा सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव किया जा सकता है, स्केलिन ट्रायंगल प्रूव किया जा सकता है, पैरेललोग्राम प्रूव किया जा सकता है, रोम्बस प्रूव किया जा सकता है, रेक्टेंगल प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर प्रूव किया जा सकता है। तो ये सारे इससे प्रूव किए जा सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। मैं ये उम्मीद करूंगा कि वो स्टूडेंट जो कि एनडीए के लिए प्रिपेयर करेंगे उनको इन सब की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। लेट अस सी द समवॉट द डिस्टेंस फार्मूला के बाद बच्चों क्या आता था हमारे पास, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला एक तो वहां पर बताया था क्या, एक इंटरनल सेक्शन और दूसरा हम यहाँ पर आपको क्या बताएंगे, एक एक्सटर्नल सेक्शन। मान लो कि ए बी एक लाइन ले ली, पी एक क्या है, एक पॉइंट है, तो ए पी रेशियो
पी बी इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया कि मान लो कि इसको m मान लिया, इसको n मान लिया, तो ए पी एम बाई एन हो गया, यानी ए पी रेशियो पी बी दिस इज इक्वल टू एम रेशियो एन के बराबर हो गया। ओके, तो अब मुझे इसका कोऑर्डिनेट चाहिए एक्स वाई का, यानी पी का कोऑर्डिनेट चाहिए, वो मैंने एक्स वाई मान लिया। यहाँ क्या लिख लिया, x1 y1, यहाँ क्या लिख लिया, x2 और y2 सपोज कर लिया। तो x का x इज इक्वल टू हाउ मच, x इज इक्वल टू होगा हमारा m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये बच्चों इंटरनल सेक्शन के लिए है, ठीक है। जब भी सेक्शन कैसा हो रहा है, इंटरनली सेक्शन हो रहा है, उस केस में y इज इक्वल टू क्या होगा, m बाई 2 प्लस n बाई 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक सेक्शन फार्मूला होगा। ये इंटरनली सेक्शन था। अगर मान लो हम बात करते हैं किसकी, कि एक्सटर्नल सेक्शन की, तो उस केस में एक्सटर्नल सेक्शन क्या होगा, लेट अस सी। सो यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव टू राइट द एक्सटर्नल सेक्शन। यहाँ लिख देते हैं इसको कि एक्सटर्नल सेक्शन क्या होता है। ये हमने बनाया एक लाइन, और इससे आगे मैंने क्या कर दिया कि डॉट डाल दिया, यहाँ पर ए बी मान लिया और ये पी मान लिया। तो अब देखो ये बीपी क्या है कि आपको लगेगा कि तो बाहर है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल सेक्शन कैसे बना, यानी हमारा जो ए पी हुआ करता था वो किसके इक्वल था, एम के इक्वल यहाँ पर था। तो यहाँ पर भी मैं ए पी को क्या मान लूंगा, एम मान लूंगा, ठीक है। और मेरा पी बी क्या था, एन था, तो मेरा ये क्या बन गया कि एन बन गया। तो अब p का कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, x और y है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और y2। तो x इज इक्वल टू एम x2 माइनस एन x1 डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, ठीक है। जब भी हम कोई रेशियो हमें दे रखा है और वो नेगेटिव में दे रखा है, इसका मतलब वो उसका वो सेक्शन क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल सेक्शन हो रहा है। तो ये x हो गया, ऐसे ही y इज इक्वल टू एम बाई 2 माइनस एन बाई 1 डिवाइडेड बाई, तो जब एक्सटर्नल सेक्शन हो तो रेशियो हम माइनस कर देते हैं, यानी m माइनस एन। यही इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। ओके बच्चों, तो लेट अस सी द मोर कंसेप्ट रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। Pause the video and copy it, then we have write some more concepts. देखो सेक्शन फार्मूला हुआ है, इसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला नंबर 3, यहाँ लिखा मिड पॉइंट फार्मूला। बच्चों जो मिड पॉइंट फार्मूला है वो हमने निकाला तो सेक्शन फार्मूला से ही है, ठीक है। लेकिन मिड पॉइंट फार्मूला अगर सेक्शन फार्मूला से निकालेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत लेंथी सा है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं कि डायरेक्ट लिख लेते हैं। पी इज द मिड पॉइंट और कोऑर्डिनेट ऑफ द पी इज एक्स वाई। ए का कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, x1 y1। जो ए बी के हम लिख लेते हैं, कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, तो x2 और y2। तो p इज मिड पॉइंट ऑफ, इसका p मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। तो p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो p अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो हमारे पास जो है p का कोऑर्डिनेट क्या होगा कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 और डिवाइडेड बाई 2, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा y1 प्लस y2 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या था हमारे पास कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हेनेवर द वर्टिसेस आर गिवन। एरिया ऑफ द ट्रायंगल मुझे फाइंड आउट करना है जबकि उसकी वर्टिसेस हमें क्या है कि गिवन है। मान लो कि एक ट्रायंगल हमने ये बना लिया, ABC इसका नाम डाल लिया, यहाँ क्या लिख लिया x1 y1, ये x2 y2, और ये क्या आ गया x3 और y3, ठीक है। तो एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। एरिया क्या होगा, ये वाला पार्ट,
तो यहाँ मैंने लिखा कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC व्हेनेवर द वर्टिसेस आर गिवन। बहुत सारे फार्मूले एरिया निकालने के ट्रायंगल के, हाफ बेस इनटू हाइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4a², ठीक है, या और ट्रिग्नोमेट्री से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब वर्टिसेस गिवन हो, या हीरोन्स फार्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो जब वर्टिसेस गिवन है तो एरिया ट्रायंगल का हम कैसे निकालते हैं? तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, पहली बात तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। जब भी एरिया की बात हो तो एरिया आपके दिमाग में रहना चाहिए कि लेंथ और एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक, किसी की स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती, रिटार्डेशन हो सकता है, वो आप कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में। तो यहाँ क्या होगा कि हाफ आ गया, मान लो एब्सोल्यूट वैल्यू लगा लिया मैंने, और फिर क्या लिख लिया कि x1/2 - (/3) प्लस क्या आ गया कि x2 के बाद क्या आ जाएगा? (/3 - (/1) प्लस x3 और (/1 - (/2), ठीक है, और फिर ये एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये तो एरिया निकालने का एक फार्मूला था, जिस फार्मूले को आप क्या करते थे कि क्लास 10th में यूटिलाइज करते थे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे। पिछले 2 साल से डिलीटेड पार्ट में था, लेकिन आपको ये आना चाहिए। एनडीए में कुछ भी डिलीटेड नहीं, बहुत कुछ एक्सेस में है, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका ये फार्मूला नहीं रिमाइंडर है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कर सकते हैं कि इसका एरिया निकालने के लिए एक डिटर्मिनेंट का मेथड है कि 1/2 लिख लिया, x1/1 1, x2/2 1, x3/3 और 1, ठीक है। तो इस वाले से भी आप क्या कर सकते हैं कि एरिया निकाल सकते हैं। अगर आप ये भी भूल जाए तो एरिया निकालने के लिए आप और क्या कर सकते हैं कि 1/2 और यहाँ लिखा x1/1, यहाँ लिखा x2 और (/2), यहाँ लिखा x3/3 और x1 और (/1). दिस इज इक्वल टू, मतलब आपने पहले अगर सिंप्लीफाई नहीं किया तो आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आगे हम क्वेश्चंस में बता देंगे। क्या करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आएगा कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल आएगा। अब मान लो बात आई कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपने फाइंड आउट करना है। तो जब भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा कि आप एक डायगोनल मिलाओगे, फिर 2 ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, फिर उनको सम करोगे। तो इतना टाइम आपके पास नहीं होता है। तो आप उसके लिए जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा उसको आप किस तरीके से निकालेंगे वो मैं फिर से बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो बच्चों, यानी यहाँ लिखा मैंने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के एरिया बच्चों, अभी मैं क्या कह रहा था कि 2 ट्रायंगल एक डायगोनल मिला लेंगे, और एक डायगोनल मिलाने के बाद क्या होगा कि 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगे, और 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगे तो उनसे एरिया आ जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ और तरीके से भी निकाला जा सकता है। इससे ट्रायंगल का एरिया निकल रहा है, इनको भी 2 बार निकालेंगे तो वो लेंथी प्रोसेस है। तो मान लो कि मैंने एक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से कैसा भी बना लिया, ओके, नाम डाल लिया इसका ABCD, और इसके वर्टिसेस लिख लिए x1/1, x2/2 और x3/3 और x4 और (/4). ये इसके वर्टिसेस मैंने लिख लिए। जब मैंने ये इसके वर्टिसेस लिख लिए, अब आप कहेंगे सर ये पैरेललोग्राम हो सकता है, तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालो, डबल कर दो। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। रोम्बस में भी ऐसा हो सकता है, रेक्टेंगल में भी ऐसा हो सकता है, स्क्वायर में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल यहाँ हम और कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 तरीके से मैं बताऊंगा कि मैंने एक तो यहाँ पे क्या लिख लिया, हाफ लिख लिया, x1 माइनस x3 लिख लिया, ठीक है, x1 माइनस x3 लिख लिया, फिर x2 माइनस x4 लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही बाई का लिख देंगे कि (/1 माइनस (/3), और यहाँ पर क्या लिख लूंगा (/2 माइनस (/4). तो ये हमारे पास क्या है कि एक डिटर्मिनेंट है
जो माइनस करके आएगा उसका इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस जो आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। कितनी आसानी से आ जाएगा, ये आपको दिल लग रहा होगा, है ना। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा बच्चों, एक और भी कंसेप्ट है कि कॉलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स। पॉइंट कॉलिनियर कब होते हैं, यानी कोई पॉइंट्स जो हैं वो कॉलिनियर कब होते हैं, कॉलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक लाइन में लाई करते हैं तब वो पॉइंट्स कैसे होते हैं, कॉलिनियर होते हैं। इस बात को हम बहुत समय से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। मान लो कि एक लाइन है ये, इस पर मैंने ये 3 पॉइंट्स लिख लिए ABC, ओके। तो अगर ABC इस तरीके से मैंने लिख लिए तो क्या होगा कि AB प्लस BC इज इक्वल टू, अगर AC होगा तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ कंसेप्ट्स थे जो कि मैंने पार्ट 1 में बताए हैं। इसके आगे के वीडियो में वो कंसेप्ट होंगे जिन कंसेप्ट को आपने या तो सुना नहीं है, या हमारे 10th में नहीं था, या 11th में भी नहीं है वो, ठीक है। तो उन कंसेप्ट्स को मैं इससे आगे के वीडियो में बताऊंगा, जैसे एक सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड आप लोगों ने सुन रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्सिस क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। अगर ये आपने देखा, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी रेगुलर अपडेट जब तक आपका पेपर होगा NDA का तब तक आपको रेगुलर देखने को मिलेगा। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।